Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic kinds of oligopoly and price rigidity under oligopoly market. The very first topic is types of oligopoly. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली के डिफरेंट टाइप्स को. इसको हम 5 बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे. इन द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओपन वर्सेस क्लोज्ड ओलिगोपोली. इन द सेकंड पार्शियल वर्सेस फुल ओलिगोपोली. इन द थर्ड परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. इन द फोर्थ सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली. एंड द लास्ट कोल्यूसिव वर्सेस नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली. So come to the very first one, and this is about the open versus closed oligopoly. This classification is made on the basis of freedom to enter into the new industry. An open oligopoly is the market situation wherein firm can enter into the industry anytime it wants, whereas in the case of a closed oligopoly there are certain restrictions that act as a barrier for a new firm to enter into the industry. तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस रहता है. ये जो क्लासिफिकेशन है ओपन वर्सेस क्लोज्ड ओलिगोपोली का, ये फ्रीडम टू एंटर के बेसिस पर है. यानी कि अगर ओलिगोपोली मार्केट में सिचुएशन कुछ इस तरीके से है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर फर्म इंडस्ट्री में जब चाहे तब एंटर कर सके और जब चाहे तब एग्जिट कर सके, तो हम इसको ओपन ओलिगोपोली का नाम देंगे. जबकि अगर मार्केट सिचुएशंस ऐसी है ओलिगोपोली मार्केट की जहाँ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया है और वो एक बैरियर की तरह काम कर रहे हैं जिसमें नई फर्म्स एंटर नहीं कर सकती हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो हम ऐसी ओलिगोपोली को क्लोज्ड ओलिगोपोली का नाम देंगे. नाउ कम टू द सेकंड वन, एंड दिस इज द पार्शियल वर्सेस फुल ओलिगोपोली. दिस इज द क्लासिफिकेशन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लीडरशिप. It means the partial oligopoly refers to the market situation wherein one large firm dominates the market and is looked upon as a price leader, whereas in full oligopoly the price leadership is conspicuous by its absence. यानी कि ये लीडरशिप के बेसिस पर इस ओलिगोपोली को डिफाइन किया गया है जिसमें दो टाइप की ओलिगोपोली रहती हैं. एक होती है पार्शियल और दूसरी होती है फुल ओलिगोपोली. पार्शियल ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ये वो पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन है जहाँ एक फर्म ऐसी है जिसके पास मार्केट का लार्जेस्ट शेयर है और उसे हम मार्केट लीडर के नाम से जानते हैं. जितनी भी फर्म्स हैं वो उसी मार्केट लीडर को फॉलो करती हैं और उसी के द्वारा अडॉप्ट की गई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करती हैं. जबकि फुल ओलिगोपोली में क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर फर्म प्राइस लीडर की पोजीशन में नहीं होती है. ऑलमोस्ट जितनी भी फर्म्स हैं हर किसी के पास ऑलमोस्ट मार्केट का इक्वल शेयर होता है. जैसे मान लीजिए कि मार्केट में अगर 4 फर्म्स हैं तो ऑलमोस्ट हर फर्म के पास 25% के आसपास मार्केट शेयर अवेलेबल होता है, तो हम इसे बोलेंगे फुल ओलिगोपोली सिचुएशन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज द परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, या हम कहते हैं इसको प्योर वर्सेस डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली. ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पर फॉलो किया जाता है. अब हम किसी पर्टिकुलर ओलिगोपोली मार्केट को परफेक्ट ओलिगोपोली का नाम देते हैं या प्योर ओलिगोपोली का नाम देते हैं जब जितनी भी फर्म्स हैं उस इंडस्ट्री के अंदर दे आर डीलिंग इन द होमोजीनियस प्रोडक्ट. यानी कि जब फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं तो हम उसे परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली का नाम देंगे. जबकि अगर जितनी फर्म्स हैं वो डिफरेंशिएटेड या फिर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं तो हम इसको इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का नाम देते हैं. ये वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो ये आपकी डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहलाती है. स्टील इंडस्ट्री है तो ये क्या कहलाएगी? ये परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज अबाउट द सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली. दिस इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन अ डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन फाउंड अमंग द फर्म्स. यानी कि इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करने वाली जितनी भी फर्म्स हैं उनके बीच में कितना डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन है इस पर डिपेंड करेगा कि वेदर इट इज़ अ सिंडिकेटेड ओलिगोपोली और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली. If all the firms come together and sell their products with the common interest, then it is called a syndicated oligopoly.
Whereas in the case of an organized oligopoly, the firms have a central association for fixing the prices, output and quotas. यानी कि सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में जितनी भी फर्म्स हैं वो एक साथ आती हैं और एक साथ आकर वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें किस पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में क्या होता है, एक सेंट्रल एसोसिएशन होती है और वो सेंट्रल एसोसिएशन डिसाइड करती है सारी फर्म्स के लिए कि उन्हें किस पर्टिकुलर प्राइस, आउटपुट और कोटा पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड दिस इज द कोल्यूसिव वर्सेस नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ये जो क्लासिफिकेशन है ओलिगोपोली मार्केट का, ये फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। यानी कि अगर ओलिगोपोली इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स वर्कआउट कर रही हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करने की जगह एक साथ बैठती हैं और फिर एक साथ बैठने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स करती हैं और कितने कितने आउटपुट किस फर्म को सेल करने हैं उसको डिसाइड कर लेती हैं और उसके बेसिस पर मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। यानी कि प्राइस कंपटीशन नहीं होता है बिल्कुल भी इनके बीच में, तो हम इसे बोलेंगे कोल्यूसिव ओलिगोपोली, क्योंकि एक कोल्यूजन एस्टेब्लिश कर लिया जाता है और उस कोल्यूजन के बेसिस पर एक पर्टिकुलर प्राइस और आउटपुट को डिसाइड कर लिया जाता है और उसी प्राइस और आउटपुट के अकॉर्डिंग हर फर्म अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रही होती है। लेकिन नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली इसकी अपोजिट कंडीशन होती है। यहाँ फर्म्स के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हर फर्म एक दूसरे से प्रॉपरली कॉम्पीट करती है, चाहे वो प्राइस कंपटीशन हो, चाहे वो नॉन प्राइस कंपटीशन हो या फिर दोनों को ही फॉलो किया जाए। हर फर्म एक दूसरे से प्रॉपरली कॉम्पीट कर रही होती है जिसके बेसिस पे वो अपने टारगेट को अचीव करना चाहती है। तो हम इसको नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का नाम देते हैं। दैट इज़ क्लियर। तो ये तो बात हो गई अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओलिगोपोली। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली, जिसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व। इसी वजह से ये कहलाता है आपका किंग्ड डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोपोली मार्केट में एक पर्टिकुलर फर्म के प्राइस और आउटपुट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। एक्चुअल में है क्या, जो ओलिगोपोली मार्केट होता है उसमें सारी फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं या तो होमोजेनियस प्रोडक्ट के साथ में या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के साथ में। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे होमोजेनियस प्रोडक्ट का, ठीक है, और मानेंगे कि जो फ्यू फर्म्स हैं वो उस होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं। अब होता क्या है, ओलिगोपोली मार्केट में जितनी भी फर्म अवेलेबल होती हैं उन्हें एक किंग्ड डिमांड कर्व को फेस करना होता है। अब ये किंग का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब एक कॉर्नर पॉइंट से होता है। तो जो किंग होती है वो डिमांड करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है जिसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो सारी फर्म्स को एक्सेप्ट होता है और कोई भी फर्म उस पर्टिकुलर प्राइस से ना तो कम प्राइस पर और ना ही उससे ज़्यादा प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है। ठीक है, यानी कि कोई भी फर्म इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करना चाहती है। जितनी भी इंडिविजुअल ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं वो अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में तो फॉलो कर सकती हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स में तो फॉलो कर सकती हैं, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करती हैं। इसी वजह से हम इसे बोलते हैं रिजिडिटी और स्ट्रिक्टनेस अबाउट दिस प्राइस, और इसी वजह से इसको हम प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली का नाम देते हैं, क्योंकि एक रिजिड प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है और इस पर्टिकुलर प्राइस से ना तो कम प्राइस पर और ना ही इससे ज़्यादा प्राइस पर कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है। क्योंकि अगर कोई फर्म ऐसा करती भी है तो फिर उसको ऐसा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई भी इंसेंटिव उसको इसका नहीं मिलता है। द किंग्ड डिमांड कर्व सजेस्ट फर्म हैव लिटिल इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस। अब चलो ये मान भी लेते हैं कि अगर कोई फर्म है वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है या फिर डिक्रीज़ कर लेती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या फर्म को कोई उसका फ़ायदा मिलेगा? तो उसके रेफरेंस में 2 पॉइंट्स में हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं
कि जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर रही है अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के कंपैरिजन में। तो जब वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा लेगी तो वो क्या हो जाएंगे, दे बिकम अनकॉम्पिटिटिव, और उसकी वजह से उनकी डिमांड क्या होगी, लगातार कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो उनके कंज्यूमर्स हैं वो दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे वो दूसरे ब्रांड्स की तरफ। तो इस तरह से उनके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार कम होती चली जाएंगी। इसी वजह से हायर प्राइस पर डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, क्योंकि स्मॉल चेंज हुआ प्राइस में और डिमांड में चेंज ज़्यादा हुआ। इसी वजह से हायर प्राइस पर डिमांड कैसी होती है, द डिमांड इज़ प्राइस इलास्टिक। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज करने की वजह से जो रेवेन्यू है वो लगातार आपका बहुत तेज़ी से कम होता चला जाएगा। दूसरा केस जगह चलते हैं कि अगर मान लीजिए फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करती है तो इससे क्या होगा, उनको एक मार्केट शेयर मिलेगा। ऑब्वियस है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम किए हैं, तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट के प्राइस कम है, तो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट की तरफ स्विच करना शुरू कर जाएंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती है तो क्या होगा, जो बाकी की फर्म्स हैं क्या वो अपना मार्केट लूज़ करना चाहेंगी? नहीं, कोई फर्म अपना मार्केट लूज़ नहीं करना चाहती है। इसी वजह से वो फर्म भी तुरंत एक्शन लेगी और वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह क्या होगा, जब एक प्राइस कट हुआ तो डिमांड इज़ प्राइस इनलास्टिक, यानी कि प्राइस में आपने बहुत ज़्यादा चेंज किया लेकिन डिमांड में आपका बहुत ही कम चेंज हुआ, यानी कि आपका पहले जो स्विच कर रहे थे कस्टमर्स अब वो स्विच करना बंद कर देंगे। तो प्राइस में आप ज़्यादा चेंज करोगे भी तो भी आपकी डिमांड बहुत कम बढ़ रही है, बहुत ही कम बढ़ रही है। तो डिमांड कैसी हो गई, प्राइस इनलास्टिक हो गई। किस केस में, जब आप प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो। तो जब आप प्राइस इंक्रीज कर रहे थे तो डिमांड हो गई आपकी प्राइस इलास्टिक, लेकिन जब आप प्राइस डिक्रीज कर रहे हो तो डिमांड कैसी होगी, प्राइस इनलास्टिक। क्योंकि हर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट करना शुरू कर देती है जिससे कि वो अपने मार्केट शेयर को लूज ना कर पाए। दैट इज क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फर्म को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ना तो इंक्रीज करने का कोई इंसेंटिव मिल रहा है और ना ही डिक्रीज करने का कोई इंसेंटिव मिल रहा है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस रिजिडिटी। अब हम डिफाइन कर रहे हैं इसको विद द हेल्प ऑफ द किंग डिमांड कर्व मॉडल। तो यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में एक डिमांड कर्व बनाया। यहाँ देखिए ई से एक कर्व स्टार्ट हो रहा है, इसके नीचे लिखा मैंने D इक्वल टू AR। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है एक पर्टिकुलर फर्म का। तो जब प्राइस हायर है तो डिमांड कर्व है इसका इलास्टिक, और जब ये प्राइस लोअर होता चला गया तो इसका डिमांड कर्व हो गया इन इलास्टिक। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में किंक पैदा हो गई है, और इस किंक के करस्पॉन्डिंग हमने जो एक परपेंडिकुलर डाला है दिस इज पॉइंट P1। ये एक पर्टिकुलर प्राइस है जिस प्राइस पर हर फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं इसके नीचे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे ये कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC और MC1। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो भी ये P1 पर ही जाकर टच हो रहा है। ये किंक पर टच कहाँ हो रहा है, किंक पर, और किंक से एक परपेंडिकुलर डालोगे तो P1 प्राइस ही आएगा आपका। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसी प्राइस पर हर फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है। ना तो कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना चाहती है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर वो इंक्रीज करेगी तो इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेज़ी से डाउन होती चली जाएगी, और ना ही कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर, और जिसकी वजह से जो मार्केट शेयर वो गेन करना चाहते हैं वो गेन नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनका रेवेन्यू और पहले के मुकाबले कम होता चला जाएगा। इसी वजह से ये एक प्राइस रिजिडिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ओलिगोपोली मार्केट में, और हर फर्म इस P1 प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट को सेल करना प्रेफर करती है। ओके, थैंक यू।